प्रीति और नायरा दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया और आया करती थी। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल जाती है, तभी उनकी क्लास टीचर ममता सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, हमारे स्कूल में आदिवासी कल्चर के ऊपर आप सभी को एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप आदिवासी कल्चर को किस तरह से समझते हैं उसके ऊपर पूरी एक फाइल बनानी है। ओके। दूसरा, आदिवासी कल्चर के हिसाब से आप सभी को एक एक ड्रेस लेकर आना है और उस ड्रेस को पहनकर आप सभी बच्चों को आदिवासी डांस करके दिखाना है। जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो अगर आप सब इस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, हमें जो ड्रेस बनानी है वो खुद बनानी है या फिर खरीद के लानी है? गुड क्वेश्चन। बच्चों, आप लोगों को ड्रेस खरीद कर लानी है क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। ड्रेस बनाना आपको अभी कहाँ से आता होगा, इसलिए आप मार्केट से रेडीमेड आदिवासी ड्रेस ले सकते हो। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम के लिए आदिवासी ड्रेस मिल जाती है। सब कुछ इस थीम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। ओके ठीक है मैम, हम आदिवासी ड्रेस खरीद लेंगे। इतना बोलकर टीचर सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई कराने लग जाती हैं। थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी एक लड़की जिसका नाम श्रेया था वो नायरा से कहती है, ओए नायरा, तू तो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना, क्योंकि बाहर से कपड़े खरीदने की औकात तो तेरी है ही नहीं। तेरे स्कूल की ड्रेस भी तुझे स्कूल की मैडम दिलाया करती है और एक्टिविटी करने के लिए आदिवासी थीम के हिसाब से तू ड्रेस कहाँ से ला पाएगी? श्रेया, तू अपने बारे में टेंशन ले और नायरा क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी ये सब उसकी और मेरी टेंशन है, वो हम सब देख लेंगे। तू अगर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगी तो तेरे लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ध्यान नायरा के ऊपर ही रहे और फर्स्ट प्राइज नायरा ही ले जाए। फर्स्ट प्राइज लेने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, जैसे एक्टिविटी फाइल बनाना, थीम की ड्रेस सेलेक्ट करना। ये सब तेरे बस की बात नहीं है। इसकी मम्मी तो बहुत गरीब है और इसके पापा भी नहीं है, ये कहाँ से करेगी ये सब? इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों को अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेती ना तो तुझे वहाँ सब कुछ मुफ्त का मिलता। श्रेया, तुम्हें जो कहना है कह लो, वक्त अपने आप ही बता देगा कि किसको सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत है और किसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। और वैसे भी स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर हमें अच्छी चीजें सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल बदनाम तभी होता है जब उस स्कूल में तुम जैसे बच्चे पढ़ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर चले जाती हैं और नायरा बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे उदास देखकर उसकी माँ रीमा, जो कि सिलाई का काम करती थी, उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी नायरा, तू तो बहुत उदास नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आज तेरा टेस्ट हुआ क्या? उसमें गंदे नंबर आए हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा, मैंने तो तेरी फीस भी जमा कर दी, फिर तू उदास क्यों है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? मतलब बुक, ड्रेस सब कुछ है तो तेरे पास, फिर क्यों दिक्कत हो गई मेरा बच्चा? माँ, स्कूल में ना आदिवासी थीम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है और उसने मुझे आदिवासी कल्चर के ऊपर एक फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाने में थोड़ा सा खर्चा आएगा। बेटा टेंशन मत ले, फाइल बनाने के लिए जो भी खर्च आएगा वो मैं तुझे दूंगी ना। फिर इतना उदास क्यों हो रही है? और इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो ये सोच रही है कि तेरी माँ गरीब है इसलिए सब कुछ हो जाएगा। तेरी माँ दिन रात मेहनत कर रही है अपनी बेटी के लिए। माँ, मुझे आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस भी लेनी है। आप मेरे साथ अगर मार्केट चलो तो हमें ड्रेस का रेट पता चल जाएगा।
उस हिसाब से हमें अपना बजट भी तो बनाना पड़ेगा ना। अरे तू टेंशन मत ले, आज शाम को तेरे साथ मैं मार्केट चलूंगी। तुझे जैसी ड्रेस लेनी होगी मुझे बता देना, हम वहाँ से ड्रेस देख लेंगे कि कितने तक आती है, ठीक है? शाम को नायरा अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है। दोनों माँ बेटी एक दुकान पर जाती है और आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस देखने लगती है। ड्रेस काफी ज्यादा महंगी थी क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल टाइप की थी, जैसे कि कोई पैसिफिक थीम पार्टी हो या फिर स्कूल के बच्चों के फंक्शन हो, इसलिए ये ड्रेस महंगी आ रही थी। दोनों थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हैं। नायरा की माँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से ड्रेस को देख रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद वो दोनों घर वापस आ जाती हैं। तभी नायरा माँ से कहती है, माँ एक काम करते हैं, जो ड्रेस हमने देखी थी वो बहुत अच्छी तो थी लेकिन वो काफी ज्यादा महंगी थी। इतनी महंगी ड्रेस पर छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है, इसलिए रहने देते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरी माँ सिलाई जानती है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े बनाने आते हैं। दूर दूर से लोग मेरे पास सिलाई करवाने आते हैं और तुझे क्या लगता है तेरी माँ पीछे हट जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आदिवासी थीम की ड्रेस बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मैं तो उससे कई ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाऊंगी तेरे लिए। आदिवासी थीम में क्या होता है, उस कल्चर में कुछ लोग पत्तों की ड्रेस पहनते हैं और मैं तुझे पत्तों का लहंगा बनाकर तैयार करके दूंगी। उसी लहंगे को तू पहनकर आदिवासी कल्चर को और अच्छे से बता पाएगी और हम उसमें ओरिजिनल पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सच में माँ, आप मेरे लिए वो लहंगा बना दोगी? और अगर आप उन ओरिजिनल पत्तों को यूज करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्ते मुरझा जाएं? ये सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है और इस बार तेरे जरिए मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तुझे पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण और बुरे माहौल के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन फैशन डिजाइनर ना सही, छोटी मोटी दर्जी ही बन गई और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली क्लाइंट मेरी बेटी है। उसके लिए मैं आदिवासी थीम के हिसाब से लहंगा तैयार करूँगी। इस तरह से नायरा की माँ अपनी बेटी के लिए मार्केट से ड्रेस बनाने का बहुत सारा सामान ले आती है। दिन रात मेहनत करके नायरा की माँ पत्तों वाला लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखकर नायरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही नायरा ने अपना आदिवासी फाइल भी रेडी कर लिया था। ऐसे ही अब स्कूल में सभी बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस स्कूल में सभी को दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नायरा का पत्तों वाला लहंगा लोगों को बहुत पसंद आता है। हर कोई पूछ रहा था कि नायरा का लहंगा किसने बनाया है। फिर नायरा सभी को बताती है कि ये लहंगा उसकी माँ ने बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो सच में डिजाइनर है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के अंदर इतना हिडन टैलेंट है। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने टैलेंट को निखारना चाहिए। इस तरह से नायरा ये कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही उसकी माँ को अब अलग अलग लहंगे बनाने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके जरिए धीरे धीरे नायरा के घर की आर्थिक हालत भी पहले से बेहतर हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। क्या कर रही है मेरी बेटी? पापा देखो ना, मैंने क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। पर ये है क्या बेटी? पापा, ये मैंने एक नया डिजाइन तैयार किया है। इसे चाहे साड़ी पर बनाओ चाहे चादर पर। भाई वाह, तू तो वो बन गई। वो क्या कहते हैं? अरे वो हाँ, फैशन डिजायर बन गई है मेरी बिटिया तो। पापा, डिजायर नहीं, फैशन डिजाइनर।
आरती की इस बात पर रामलाल भी हंसने लगा। रामलाल अपने गांव का एक छोटा किसान था। उसके पास खेती के लिए ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। आरती रामलाल और प्रमीला की एक लौती बेटी थी। फिर एक दिन, ओहो, सारा दिन बस इसी में लगी रहती है। तुझे कोई और काम है कि नहीं? बस माँ, होने ही वाला है, थोड़ी देर और। ये तो तू पिछले 1 घंटे से बोल रही है। चल, खाना लगा दिया है, चल कर खा ले। अच्छा चलो, पर पापा कहाँ पर है? वो शहर गए हैं खाद और फसलों के लिए दवाई लेने। रात में जब रामलाल शहर से लौटा तो उसने देखा कि आरती उसका इंतजार कर रही थी। अरे सोई नहीं मेरी बेटी? अच्छा, जब भी आप शहर जाते हो तो क्या मैं सोती हूँ आपसे बिना मिले? नहीं ना। अब बताइए, आप मेरे लिए क्या लाए हैं शहर से? मुझे लगा कि तू मेरी चिंता में नहीं सोती है। नहीं पापा, आपकी चिंता तो है ही, मगर मैं तो ये पूछ रही थी कि आप मेरे लिए कुछ लाए हो क्या? हाँ हाँ, सबके लिए लाया हूँ। ये देखो, तुम्हारी माँ के लिए ये साड़ी, और तुम्हारे लिए तो बड़ी खास चीज लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, तो जल्दी से दिखाओ ना पापा, क्या लाए हो आप? हाँ हाँ, लो, ये लो। इतना कहकर रामलाल ने अपने थैले से निकालकर एक बड़ी सी ड्राइंग बुक और रंगों से भरा एक डिब्बा आरती के हाथ पर रख दिया, जिसे देखकर आरती खुशी से उछल पड़ी और रामलाल के गले लग गई। आप कितने अच्छे हो पापा, सच्ची में। मुझे पता है कि मेरी लाडो को यही चाहिए था। आरती को बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी माँ से मेहंदी लगाना सीखने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और आरती अब 10वीं क्लास में आ गई थी। आरती की अच्छी पढ़ाई के लिए रामलाल ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। आरती वहाँ पर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी और जब भी आरती को छुट्टी मिलती तो वो अपने माता पिता से मिलने गांव चली आती। ऐसे ही एक दिन, अजी सुनो, देखो हमारी बेटी आ गई। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई। कैसी है मेरी लाडो? मैं एकदम ठीक हूँ पापा, आप बताओ। वो हॉस्पिटल वाले तुझे कुछ खाने को नहीं देते हैं क्या? नहीं माँ, सब बढ़िया है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। आरती के आने से रामलाल और प्रमीला बहुत ही खुश थे। तीनों ने मिलकर खूब बातें की और फिर रात में बातें करते करते ही आरती सो गई। जब वो सो गई तब प्रमीला ने धीरे से रामलाल से पूछा, अजी बिटिया सो गई है क्या? हाँ, थकी हुई होगी ना तो सो गई। वैसे रात भी तो बहुत हो गई है। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी कि परसों बिटिया को वापस जाना है तो शायद वो कल आपसे फीस मांगेगी। आपके पास पैसे वैसे तो है ना? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि उसके हॉस्टल और कॉलेज की फीस भरने का वक्त आ रहा है। मैंने लाला जी से बात की है, उनसे 10,000 रुपए उधार मांगे हैं। फसल कटते ही वापस लौटा दूंगा। ठीक है, पर ध्यान रहे कि ये बात बिटिया को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना खामखा परेशान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ। रामलाल और प्रमीला सो गए, लेकिन आरती जाग रही थी और उसने रामलाल और प्रमीला की सारी बातें भी सुन ली थी। वो बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके लेटी रही और सोचती रही कि आखिर जिस मुसीबत से उसका परिवार जूझ रहा है उसका हल कैसे निकाला जाए। वो इतना तो समझ गई कि उसे ही अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करनी होगी। फिर सुबह होते ही जब रामलाल तैयार होकर लाला से मिलने निकला तो आरती भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। रामलाल लाला की कोठी पर पहुंचा तो लाला अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा आराम कर रहा था। रामलाल जाकर लाला के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तो वहीं आरती पास के एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी और फिर राम राम लाला जी। रमन, कैसा है तू?
लाला जी बस आशीर्वाद है आपका। वो मैंने कल आपसे बात की थी ना, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ मुझे याद है। अरे यार रमन, मुझे एक बात बता जरा, जब औकात नहीं है तेरी तो काहे बिटिया को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया रे? जब देखो अपनी बिटिया की खातिर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। मालिक आपका ही सहारा है, पढ़ने भेज ही दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरी लाडो खूब नाम कमाएगी। गरीब की बेटी अगर पढ़ भी जाए तो नौकरी कौन देगा? और चल अगर मान लिया कि किस्मत से नौकरी लग भी गई तो वो तो जीवन भर अपने ससुराल के लिए ही कमाएगी ना। और यहाँ तू उसके लिए जान दिए जा रहा है। सच में जरा उल्लू है रे तू। लाला की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपी आरती गुस्से से भर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतनी बेइज्जती सहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा रहे थे। इस घटना ने आरती के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उसने ठान लिया कि वो बहुत मेहनत करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी। उस दिन तो वो चुपचाप लाला के दिए हुए पैसे अपने पिता से लेकर शहर चली गई। लेकिन फिर वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर में एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जहां वो डिजाइनर लहंगे बनाना सीखने लगी। गुजरते वक्त के साथ इस काम में उसका हाथ और साफ होता गया। फिर एक दिन उसे बुटीक में ही पता चला कि एक नामी फैशन कंपनी अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। आरती ने उसी वक्त ठान लिया कि वो इस फैशन शो में बतौर डिजाइनर जरूर हिस्सा लेगी। लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस फैशन शो की थीम रखी गई थी ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। मुझे कुछ अलग तो करना ही होगा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। आरती डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी गांव से उसकी माँ का फोन आ गया। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे वो मैं और तेरे बाबा मंडी में आए हुए हैं। इस बार पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फसल हुई है। तू ना पैसे वैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, वैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ तो बाद में बात करूँ क्या? तभी आरती के मन में कुछ ख्याल आया। वो फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए बोली, 1 मिनट माँ, क्या कहा आपने? पत्ता गोभी? अरे हाँ, क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया मुझे। ऐसा भी क्या किया मैंने? अब जाने दो माँ, मैं आपसे कल बात करूँगी। फोन काटने के बाद आरती तुरंत ही बाजार गई और वहाँ से बड़ी बड़ी पत्ता गोभी छांट कर खरीद कर ले आई। फिर 2 दिन बाद फैशन शो में और अब आ रही है आरती, जो न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि अपनी ड्रेस की डिजाइनर भी वो खुद ही है। सो प्लीज वेलकम आरती। अनाउंसर की बात सुनते ही सभी लोग आरती की तरफ देखने लगे, क्योंकि आरती के पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पूरी तरह से पत्ता गोभी के हरे पत्तों से बनी हुई थी। ड्रेस में पत्तों से बना हुआ एक खूबसूरत सा लहंगा था और ऊपर का टॉप भी उन्हीं हरे पत्तों से बनाया गया था। इस ड्रेस में आरती बिल्कुल एक हरी परी जैसी लग रही थी। आरती के अनोखे लहंगे को देखकर फैशन शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर शाम को उसी फैशन शो की पार्टी में हाय आरती। हाय, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं आज तुम्हारी ड्रेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। एक नई फिल्म आ रही है सलमान खान की। फिल्म एंशियंट टाइम पर बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में रानी यानी कि हीरोइन का लहंगा तुम डिजाइन करो। तुम कर पाओगी ना? ओह क्यों नहीं सर, मैं बिल्कुल करूँगी। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये लो एडवांस। ओके, मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो ठीक है, अगली मुलाकात होगी मुंबई में। ओके बाय।
अनुराग ये बात कहकर वहाँ से चला गया। आरती उसे जाते हुए देखती रही। उसके हाथों में 3 लाख रुपए का चेक था और आँखों में चमक, क्योंकि अब वो सब कुछ आरती के हाथों में था जो वो अपने गरीब माता पिता के लिए करना चाहती थी।